हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू मैराथन सीरीज स्टार्ट किया और इस सीरीज में अब तक हम 2 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों एपिसोड्स को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैराथन सीरीज के ये एपिसोड आपके जेबीआर पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने जेबीआर पेपर 2 के अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो तो आज का एपिसोड 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर को अब तक कवर नहीं किया है और आपने हमारी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की सीरीज भी नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का कोई वीडियो नहीं देखा है, तो आज का ये एपिसोड 3 पूरे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर को कवर करेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम के लिए वाकई सीरियस हो और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, जिसके बारे में रिटिन में हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, और इसीलिए हम इसको प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अगर हम प्री हिस्टोरिक का मतलब समझें तो प्री हिस्टोरिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्री का मतलब है बिफोर एंड हिस्टोरिक का मतलब है हिस्ट्री। इसका मतलब हिस्ट्री से पहले के टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी एविडेंस रिटिन में नहीं होता है। That period is known as prehistoric। और उस टाइम जितने भी बिल्डिंग्स बने तो उस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। तो प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम जिसका हमारे पास कोई रिटन में एविडेंस नहीं है, उस टाइम जितने भी बिल्डिंग्स बने, स्ट्रक्चर्स भी बने, उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। यहां पर हम हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की टाइमलाइन को देख सकते हैं। जैसे पहले आया आपका प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, उसके बाद आपका मेसोपोटामिया, देन आपका इजिप्शियन, फिर ग्रीक, रोमन, अर्ली क्रिश्चियन। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि सीक्वेंस को बताइए, राइट? तो ये जो सीक्वेंस है आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर हम प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर की बात करें तो प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के टाइम पर जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे। कोई शेल्टर तो उनके पास नहीं था, तो जो भी उनका शेल्टर था वो क्या था? उनकी केव्स, राइट? अब केव्स में ही वो रहते थे और खाने के लिए उनके पास क्या था? हंटिंग एक ऑप्शन था, राइट? अब केव्स में रहने के साथ साथ उन्होंने क्या किया? हंटिंग के लिए स्टोन्स का यूज करना स्टार्ट किया। क्लियर? तो एक दो बेसिक चीजें हैं जो आपको बस याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि बेसिकली प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर में हो क्या रहा था। केव्स में रहते थे, स्टोन का बहुत ज्यादा यूज किया गया, तो 2-3 ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। अगर मटेरियल्स की बात करें तो स्टोन्स, अर्थ और वुड का उन्होंने काफी यूज किया। तो प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पैलियोलिथिक एरा, सेकंड मीसोलिथिक एरा एंड थर्ड इज नियोलिथिक एरा, राइट? अब इन 3 इरास को हम बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत पास में है, तो बहुत ही ब्रीफ में हम इसको समझेंगे। अगर हम पैलियोलिथिक इरा की बात करें तो इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पैलियोलिथिक में सबसे ज्यादा स्टोन्स का यूज किया गया, स्टोन्स के टूल्स बनाए गए हंटिंग के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहां पर हंटिंग की गई, उसके बाद उसकी स्किन को निकाला गया, अपने कपड़े बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, और रहने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे केव्स का इस्तेमाल किया गया। तो पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है? स्टोन का बहुत ज्यादा यूज, स्टोन के केव्स में रह रहे हैं, स्टोन के टूल्स यूज किए जा रहे हैं। अब पैलियोलिथिक के केस में क्या था कि रहने के लिए उनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थे, कोई परमानेंट शेल्टर नहीं था, और वो रहना भी नहीं चाहते थे। तो नोमैडिक पैटर्न को वो फॉलो कर रहे थे, कभी यहां से वहां, बेसिकली वो घूम रहे थे चारों तरफ। लेकिन रहने के लिए उन्होंने क्या किया? रहने के लिए उन्होंने 5 टाइप्स के शेल्टर बनाए, राइट? अब पहला शेल्टर कौन सा है आपका? केव्स, जो कि सबसे सिंपल था। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? हट्स, जो इन्होंने बनाई, राइट? हट्स को बनाने के लिए ग्रास को इन्होंने यूज किया, क्ले को इन्होंने यूज किया, बोन्स को इन्होंने यूज किया, स्टोन को इन्होंने यूज किया, टिम्बर को इन्होंने यूज किया। अब
मोलोडोवा। अब देखो ये मोलोडोवा क्या है, मोलोडोवा बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। अब यहां पर क्या मिला, अब ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये आपका है मैमोथ की बोन्स का बना हुआ, राइट, मैमोथ बोन स्ट्रक्चर। यानी कि मैमोथ क्या है, मैमोथ बेसिकली एक हाथी के जैसे लगने वाला एनिमल है और उसी की हड्डियों से बना हुआ ये शेल्टर है, इसको हम कहते हैं मैमोथ बोन ड्वेलिंग। तो ये हमें कहां पर मिले, मोलोडोवा में। और दूसरा साइट कौन सा है, मैजरिच। एंड थर्ड जो शेल्टर इन्होंने बनाया दैट वाज पिट हाउसेस। एंड पिट हाउस क्या है, पिट हाउस बेसिकली जब ग्राउंड के नीचे आप गड्ढा खोद कर एक घर बनाते हो, क्लियर, ऊपर से एक हट बना दिया गया था। अब ये बेसिकली कोल्ड रीजन में इनको बनाया जाता था, जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती थी वहां पे इनको बनाया जाता था। अब मेसोलिथिक इरा में क्या हुआ कि मेसोलिथिक इरा में ये हुआ कि पहले पूरे ही 100% कंप्लीटली नोमैडिक थे, अब सेमी नोमैडिक कन्वर्ट हो गए। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टे करना स्टार्ट किया, अपने लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाने के बारे में सोचना स्टार्ट किया और बनाना भी स्टार्ट किया। तो अब आप देखोगे कि अब इन्होंने ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया। तो मेसोलिथिक इरा में क्या हुआ कि इन्होंने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया। अब इसके साथ ही मेसोलिथिक इरा में इन्होंने फिशिंग करना भी स्टार्ट किया। अब क्योंकि ये फिशिंग करने लगे तो फिशिंग करने के साथ साथ इनको खाने का जो सोर्स था वो तो मिल गया। अब रहने के लिए इन्होंने शेल्टर बनाना भी स्टार्ट किया और दो टाइप्स के शेल्टर में देखने को मिलते हैं। पहला इन्होंने हट्स बनाया एंड सेकंड पिट हाउस। पिट हाउस जनरली कोल्ड क्लाइमेट्स में बनाए जाते थे ताकि ठंड से बचा जा सके। नियोलिथिक इरा, नियोलिथिक इरा बेसिकली क्या है, जहां पर वो नोमैडिक पैटर्न बिल्कुल खत्म हो गया। अब उन्होंने अपने लिए परमानेंट सेटल बनाना स्टार्ट कर दिया, परमानेंट बस्तियां बनना शुरू हो गई, उनके परमानेंट सेटल बनना स्टार्ट हो गए, विलेज बनना स्टार्ट हो गए। तो नियोलिथिक में क्या हुआ, प्रॉपर विलेज बनना स्टार्ट हो गए। अब देखते हैं किस तरह के घर इन्होंने बनाने स्टार्ट किए। लॉन्ग हाउस, तो इन्होंने लॉन्ग हाउसेस बनाना स्टार्ट किए, स्टोन का यूज किया, टिम्बर का यूज किया, मड का यूज किया गया और लेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू द विड्थ। इन्होंने ड्राई स्टोन हाउसेस भी बनाए जिसमें वॉल्स जो थी बेसिकली वो ड्राई स्टोन की बनी हुई थी, मोटार का यूज नहीं किया गया। अब नियोलिथिक इरा एक ऐसा टाइम था जिसमें इन्होंने मेगालिथ स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट किया। मेगा का मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, बड़े बड़े पत्थर से एक सिंगल स्टोन से स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तब उसको कहते हैं मेगालिथिक स्ट्रक्चर, जैसे मैनहर्स, डॉलमन्स एंड हिंजेस। तो नियोलिथिक इरा का पहला स्ट्रक्चर है पैसेज ग्रेव, राइट। ये क्या है बेसिकली, पैसेज ग्रेव बेसिकली एक बरियल ग्राउंड है, यहां पर लोगों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट है आपका गैलरी ग्रेव्स, राइट। तो एग्जाम में अगर फोटो आ जाती है तो आइडेंटिफाई इजीली कर लोगे दैट दीज आर द गैलरी ग्रेव्स। मेगालिथिक स्ट्रक्चर, राइट। मेगा का मतलब लार्जर, लिथिक मतलब स्टोन। तो जब आप एक सिंगल बड़े स्टोन से कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तब हम उसको कहते हैं मेगालिथिक स्ट्रक्चर। अब नियोलिथिक इरा में काफी सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाए गए, उन सभी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका मैनहर्स। अब मैनहर्स क्या है, बेसिकली एक सिंगल स्टोन, अपराइट स्टोन, इट इज कॉल्ड मैनहर्स। बात करें डोलमेंस की, तो डोलमेंस को अगर आप देखोगे तो ये आपको एक टेबल के जैसा लगता है, इट इज अ टेबल लाइक स्टोन स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में अगर टेबल दिख जाती है आप समझ जाओगे इट इज डोलमन। नेक्स्ट वी हैव हिंजेस। हिंजेस की बात करें तो हिंजेस क्या है, सर्कुलर स्टोन का एनक्लोजर है, राइट। नेक्स्ट वी हैव पिट हाउसेस, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो दैट वी हैव द पिट हाउसेस। मेसोपोटामिया, राइट। मेसोपोटामिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स को भी हम समझेंगे। अब मीसो का मतलब क्या है, मेसो का मतलब है इन द मिडल यानी कि बिटवीन। अब पोटामिया मींस रिवर, राइट। तो रिवर्स के बीच में जो लैंड है उसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। तो अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहां पर हमें दो रिवर्स देखने को मिलती है, ओके। दिस इज टिग्रिस और सेकंड आपका है यूफ्रेट्स। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बीच में ये जो लैंड है इसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया। और आज के टाइम की बात करें तो इराक और सीरिया के कुछ पार्ट्स भी मेसोपोटामिया के पार्ट्स में आते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन हो, रिवर्स का रोल बहुत बड़ा रहा है। यहां पर आपको टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर दिखते हैं और इसी की वजह से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। अगर आप देखो तो आपको एक लैंड देखने को मिलती है, राइट। अगर इस लैंड का मैं एक शेप क्रिएट करूं तो इट बिकम्स लाइक अ मून, राइट। अब इसी फर्टाइल लैंड को हम कहते हैं
फर्टाइल क्रिसेंट। क्लियर? क्योंकि ये जो लैंड थी बेसिकली रिवर्स के अराउंड, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। अभी आपको कहां पे मिलता है? मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में। अब मेसोपोटामिया आर्किटेक्चर के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें डिटेल में समझने चाहिए, बट इतना डिटेल पे हम यूट्यूब में कवर नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए इन डिटेल्स को यूट्यूब पर बहुत डिटेल में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको यहाँ शॉर्ट में कवर करेंगे, बाकी का डिटेल में हम अपनी लाइव क्लासेस में कवर करते हैं। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो देन यू कैन जॉइन आवर लाइव क्लासेस। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो सिटी स्टेट्स यानी कि क्या होने लगा? सिटी डेवलप होने लगे। राइटिंग सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ। आज का हमारा जो राइटिंग सिस्टम है, राइट, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? हमारा राइटिंग सिस्टम। तो ये आपका डेवलप हुआ सबसे पहले मेसोपोटामिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज जिगुरात ऑफ उर। उर क्या है? उर बेसिकली सिटी का नाम है, राइट। उर क्या है? आपका सिटी है। और जिगुरात क्या है? आपका टेम्पल, राइट। 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। क्लियर? तो स्टेप्स की शेप में आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज जिगुरात ऑफ उर। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, राइट। अब बेबीलोन क्या है? मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर का एक सिटी है। अब बेबीलोन का ये गार्डन, हैंगिंग गार्डन जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। नेबुकदनेस्सर द सेकंड ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, लेकिन आज तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई जगह है, राइट। बट एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है दैट हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, तो आपको क्लिक करना है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वी हैव स्टार गेट, राइट। ये जो ब्लू कलर का गेट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ब्लू ब्रिक्स का हमने यूज किया है। और स्टार का मतलब क्या है? स्टार बेसिकली द गॉडेस ऑफ लव, द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, द गॉडेस ऑफ वॉर। इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता तो पिरामिड्स तो आपने सुना ही होगा। पिरामिड्स जहां पर बने हैं वहीं का आर्किटेक्चर आपका इजिप्शियन आर्किटेक्चर, राइट। इजिप्ट के बारे में आप पढ़ोगे, ऑलरेडी पिरामिड्स बहुत फेमस है। तो इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, जितनी भी सिविलाइजेशन है किसी ना किसी रिवर के अराउंड ही डेवलप होती है, फ्लरिश होती है। तो जो आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो किस रिवर के अराउंड है? नाइल रिवर के, राइट। कौन सा रिवर है? नाइल रिवर है। अगर रिलीजन की बात करें तो इजिप्ट में उस टाइम रिलीजन था पॉलीथिस्टिक। अब ये पॉलीथिस्टिक क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारे गॉड, सन, मून, स्टार्स, एनिमल्स, बहुत सारे गॉड थे। एक गॉड का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं था, बहुत सारे गॉड को मानने की मान्यता थी। अगर मटेरियल्स की बात करें तो पिरामिड्स आपके स्टोन्स के बने हैं, और काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा मटेरियल, कौन सा स्टोन। तो लाइम स्टोन के बने हुए पिरामिड्स हमें वहां पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इजिप्शियन आर्किटेक्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट फीचर इज गॉर्ज, राइट। अभी गॉर्ज क्या है? तो ये जो आपको कॉर्निश दिखता है, इस कॉर्निश को हम कहते हैं गॉर्ज, राइट। सो दिस इज गॉर्ज। सेकेंड वी हैव बैटर्ड वॉल्स। अब बैटर्ड वॉल्स बेसिकली क्या है कि ये जो वॉल्स होती है बेसिकली ये इंक्लाइन करती है इनवर्ड, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहां पर इसका जो विड्थ है वो 5 फीट है, राइट। अब यहां पर क्या होगा? 3 फीट। तो समझ गए? ये जो स्लोप करती है वो इनवर्ड करती है, नीचे मोटी होगी दीवार, ऊपर जाते जाते पतली हो जाएगी। तो इन वॉल्स को हम कहते हैं बैटर्ड वॉल्स। क्लियर? सेक्शन अगर आप कट करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। थर्ड फीचर हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स क्या है? बेसिकली ये एक इमेज बेस्ड राइटिंग सिस्टम है। इसमें अगर आपको एक लेटर लिखना है, वर्ड लिखना है, तो उसको एक इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपको चिड़िया दिख रही है तो आपको और मुझे ऐसा लगेगा कि ये एक बर्ड है। तो जहां ये हमें इमेजेस दिखती हैं वहीं इजिप्शियन आर्किटेक्चर में ये एक इमेज बेस्ड राइटिंग सिस्टम है। हर शेप, हर बर्ड एक लेटर को, एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम्स, इजिप्शियन आर्किटेक्चर में आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉलम देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहां पर हम अभी डिटेल में कवर नहीं करेंगे कॉलम्स के बारे में, ऑलरेडी लाइव क्लासेस में हमने इनको बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए JBF पेपर 2 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको डिटेल में कवर कराने वाले हैं। कॉलमनार एंड ट्रेबिएट, राइट। कॉलमनार क्या है? वर्टिकल मेंबर, और ट्रेबिएट क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर, राइट। सो दिस इज लिंटल एंड दिस इज पोस्ट। पाइलन बेसिकली क्या है? पाइलन मींस ये जो आप देख रहे हो यहां पर जो तो टावर्स को मिलाकर ये गेटवे है, तो पूरा इस गेटवे को हम बोलते हैं पाइलन। क्लियर? पाइलन इज अ गेटवे।
स्फिंक्स इजिप्शियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फिंक्स। अब ये स्फिंक्स बेसिकली होता क्या है, तो ये एक मिथिकल स्कल्पचर है, राइट। अब है क्या, तो अगर टू पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं तो आप देखो, ये वाला जो पार्ट है क्या है, ह्यूमन हेड है। अब बॉटम वाला पार्ट क्या है, लॉइन की बॉडी है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं, लॉइन्स बॉडी प्लस ह्यूमन हेड इक्वल्स टू स्फिंक्स। क्लियर, क्लियर है आपको कि अगर मैं लॉइन की बॉडी के ऊपर आदमी का सर लगा दूं, ह्यूमन हेड लगा दूं, देन इट बिकम्स स्फिंक्स। अब स्फिंक्स हमारे पास तीन टाइप्स के थे, एंड्रोस्फिंक्स जिसमें ह्यूमन हेड होता था, क्रियोस्फिंक्स जिसमें रैम यानी कि भेड़ का सर होता था, शीप का, एंड द लास्ट इज हाइराकोस्फिंक्स जिसमें आपका फाल्कॉन यानी कि बाज का सर होता था। सार्कोफागस, सार्कोफागस क्या है, इस स्टोन के या फिर वुड के कॉफिन को हम कहते हैं सार्कोफागस। मम्मी को रखने का काम इसमें किया जाता था। ओबेलिस्क, ओबेलिस्क क्या है, इन टावर्स को हम कहते हैं ओबेलिस्क। ये रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, लेकिन इनकी खास बात है कि इनके ऊपर क्या होता है, एक पिरामिड रखा हुआ होता है टॉप पर, हाइपोस्टाइल हॉल। हाइपोस्टाइल क्या है, देखो हाइपो का मतलब है अंडर, स्टाइल का मतलब है कॉलम। तो एक ऐसी रूफ, राइट, एक ऐसी रूफ जिसके नीचे क्या है, बहुत सारे कॉलम्स, या फिर आप कह सकते हो कॉलम से बना हुआ हॉल, या फिर एक हॉल जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम है, उसको हम कहते हैं हाइपोस्टाइल हॉल। तो एग्जाम में फोटो दिख जाए, बहुत बड़े बड़े कॉलम्स आपको देखने को मिले, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इजिप्शियन आर्किटेक्चर, और नाम क्या है, हाइपोस्टाइल हॉल। इम्होटेप, इम्होटेप क्या है, ये फर्स्ट आर्किटेक्ट है, रिकॉर्डेड आर्किटेक्ट है पूरी दुनिया के, आप कह सकते हो फर्स्ट रिकॉर्डेड आर्किटेक्ट है, राइट। इनसे पहले जो आर्किटेक्ट थे किसी का नाम नहीं पता है, इनका नाम है इम्होटेप, दुनिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट। अगर हम स्टेप पिरामिड की बात करें तो ये स्टेप्स के जैसे होते हैं, राइट, कुछ इस शेप में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें बेंट पिरामिड की, तो बेंट पिरामिड में आपको दो एंगल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर, दो एंगल आपको, एक फर्स्ट एंगल ये एंड सेकंड एंगल ये, और फर्स्ट एंगल छोटा होगा, सेकंड ज्यादा स्टीपर होगा। थर्ड स्लोप पिरामिड में क्या होगा, आपको एक ही एंगल देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पहला हमारा इजिप्शियन आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा। गीजा का ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ये एक ग्रुप है, और ग्रुप का मतलब क्या होगा कि यहां पर बहुत सारे पिरामिड्स होंगे। मेजरली 3 पिरामिड्स हैं जो बहुत बड़े हैं और बहुत फेमस है, और इसी ग्रुप को हम कहते हैं पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा। अब ये क्या है, उसी कॉम्प्लेक्स का प्लान है। तो इसमें कौन कौन से टेंपल आपको देखने को मिलते हैं, सबसे बड़ा है आपका पिरामिड ऑफ खुफू, उससे छोटा है आपका पिरामिड ऑफ खफरे, और सबसे छोटा है आपका पिरामिड ऑफ मैनकोर, राइट। ये 3 पिरामिड है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, और ये मिडिल वन। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। ग्रेट स्फिंक्स का मतलब क्या है, ग्रेट का मतलब सबसे बड़ा, तो ये जो स्फिंक्स है वो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई भी स्फिंक्स नहीं है, और ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़े पत्थर से बनाया हुआ एक ही पीस का स्फिंक्स। एंड थर्ड एग्जांपल इज वैली ऑफ द किंग्स। अब वैली ऑफ द किंग्स क्या है, बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा स्टोन का पत्थर था, राइट, बहुत बड़ा यहां पर पत्थर था, और उसी पत्थर को, स्टोन को कट करके, कार्व कर करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया, ये वैली क्रिएट की गई, और इसका नाम है वैली ऑफ द किंग। वैली ऑफ द किंग्स में बेसिकली है क्या, यहां पर चैम्बर्स बने हुए हैं जिनमें फेरोज को दफनाया गया है। नंबर 4 द करनाक टेम्पल, राइट। अभी क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर काफी सारे टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है, इस टेम्पल का नाम है अबू सिम्बेल टेम्पल। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका कोलोसी ऑफ मेमनन, राइट, एग्जाम में आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज लग्जर टेम्पल, राइट, तो आपको बस एग्जाम में टिक करना होगा। क्लियर, टेम्पल ऑफ हटशेपसुट, राइट, एंड दिस इज टेम्पल ऑफ हटशेपसुट। 9 वी हैव पिरामिड ऑफ जोसर। तो ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, दिस इज पिरामिड ऑफ जोसर। अब इस पिरामिड में क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा पिरामिड है, दिस इज स्टेप्ड पिरामिड, राइट। एक टाइम था जब इस पिरामिड के अंदर इतना सोना चांदी भर दिया गया था कि ये बिल्कुल फुल हो गया था, लेकिन बाद में उसी सोने चांदी को लोगों ने लूट लिया। सो दिस इज पिरामिड ऑफ जोसर एंड दिस इज पिरामिड ऑफ स्नेफेरू।
दिस इज डबल स्लोप पिरामिड, इट मींस इट इज बेंट पिरामिड। ग्रीक आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल जिसके 3 कॉलम्स के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, डोरिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर एंड कोरिंथियन ऑर्डर, राइट। ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही बात करेंगे, उन 3 ऑर्डर्स के बारे में और ग्रीक आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। तो अगर हम ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 ऑर्डर्स थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, डोरिक, आयोनिक एंड कोरिंथियन, राइट। ये ऑर्डर्स आपको रट लेने हैं एग्जाम के लिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो याद रखिए, इसका जो शॉर्टकट मैंने बनाया था लाइव क्लासेस में दैट वाज 3G। 3G का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या आया 3G, 3 का मतलब हुआ आपका 3 कॉलम्स, G का मतलब आपका ग्रीक, तो 3 ग्रीक कॉलम्स हमारे पास है, 2000 डोरिक, आयोनिक एंड कोरिंथियन। अगर हम ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ग्रीक डार्क एजेस, सेकंड इज आर्केक पीरियड, थर्ड इज क्लासिकल पीरियड, फोर्थ इज हेलेनिस्टिक पीरियड। डार्क एजेस में आर्ट और आर्किटेक्चर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, इसीलिए हम उस एज को कहते हैं डार्क एज। लेकिन अगर हम बात करें आर्केक पीरियड की तो ये एक ऐसा टाइम था जब लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काम करना स्टार्ट किया और बिल्डिंग्स बनाने स्टार्ट किया, पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्लासिकल पीरियड स्टार्ट होता है और क्लासिकल पीरियड को गोल्डन टाइम कहा जाता है, जब आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा अपनी पीक पर आ गया। एंड द लास्ट इज हेलेनिस्टिक पीरियड। अगर रिलीजन की बात करें तो पॉलिथिस्टिक रिलीजन को फॉलो किया गया, एक से ज्यादा गॉड में यहां पर बिलीव करते थे। तो ग्रीक आर्किटेक्चर की अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखते हो तो सबसे अगर टिपिकल एग्जांपल है तो वो ये है, राइट। यहां पर आपको पीछे मेरे एक एग्जांपल दिख रहा होगा और इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीचर इज ट्रायंगुलर शेप, राइट। ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पेडिमेंट, याद कर लेना है आपको। दिस ट्रायंगुलर एलिमेंट, दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज पेडिमेंट। अब पेडिमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका कॉलम, राइट। तो ये आपका कॉलम। अब पेडिमेंट और कॉलम के बीच में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एंटाब्लेचर, राइट। याद रखेंगे। सो दिस इज कॉलम, दिस इज एंटाब्लेचर एंड दिस इज पेडिमेंट। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका जो कॉलम आया वो था डोरिक। डोरिक में क्या था बेसिकली कि डोरिक बहुत ज्यादा सिंपल था, सिंपलेस्ट कॉलम इसको बोला जाता है। उसके बाद वॉल्यूट्स को ऐड किया गया, राइट। अब ये जो स्पाइरल शेप आपको देखने को मिलता है ये क्या है, वॉल्यूट्स, तो इसका नाम है आयोनिक। एंड थर्ड जो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड था ग्रीक का दैट इज कोरिंथियन। तो अब आप देखते हो कि इसकी जो कैपिटल है क्या है, सिंपल, तो दिस इज डोरिक कॉलम। इसकी कैपिटल में क्या है, वॉल्यूट्स, तो ये क्या है आपका आयोनिक। और इसकी कैपिटल में क्या है, एक्यांथस लीव्स, राइट। तो ये क्या है आपका कोरिंथियन ऑर्डर। सो फाइनली दिस इज योर डोरिक ऑर्डर। डोरिक ऑर्डर की खास बात क्या है कि इसमें कोई बेस नहीं होता, राइट। बेस नहीं होगा, कैपिटल क्या होगी, बहुत सिंपल होगी, क्लियर। सो दिस इज योर डोरिक ऑर्डर। अगर आयोनिक ऑर्डर की बात करें तो आयोनिक ऑर्डर में आपको वॉल्यूट्स देखने को मिलते हैं, राइट। ये जो स्क्रॉल लाइक शेप है इसको हम कहते हैं वॉल्यूट्स। तो अगर आपको एग्जाम में किसी भी कॉलम में, किसी भी ऑर्डर में आपको ये वॉल्यूट्स देखने को मिल जाते हैं, सो दैट इज योर आयोनिक ऑर्डर। नेक्स्ट वी हैव कोरिंथियन ऑर्डर। कोरिंथियन ऑर्डर में क्या होगा कि कोरिंथियन ऑर्डर में आपको एक्यांथस लीव्स बहुत सारी देखने को मिलती है, राइट। स्क्रॉल लाइक शेप भी इसमें आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको एक्यांथस लीव्स भी देखने को मिलती है। सो दिस इज योर कोरिंथियन ऑर्डर। टेम्पल टाइपोलॉजी, राइट। अब टेम्पल टाइपोलॉजी है बेसिकली एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी यूट्यूब पर हम इसको पूरा कंप्लीटली डिटेल में कवर नहीं कर सकते। जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डिटेल में समझने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स हर टर्म को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो डिटेल में अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अगर आप देखते हो कि कोई भी स्ट्रक्चर है और उसकी जो साइड वॉल्स है, साइड वॉल्स के फ्रंट में जहां पर वो एंड होती हैं, तो अगर इसको हम जब एक कॉलम के शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं एंटा, राइट। तो ये जो आपके साइड कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं एंटा। इनका शेप स्क्वायर हो सकता है, इनका शेप रेक्टेंगल हो सकता है। उसके बाद अगर यही 2 एंटा आपको फ्रंट में और 2 एंटा आपको बैक में दिखते हैं, रियर साइड में, तब हम इसको कहते हैं डबल एंटा। अगर किसी बिल्डिंग का प्लान सर्कुलर है इट इज कॉल्ड थोलोस, क्लियर।
अब प्रो स्टाइल की बात करें तो प्रो का मतलब होता है फ्रंट, तो फ्रंट में क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्टाइल, तो इसको हम कहेंगे प्रो स्टाइल। एमपी का मतलब दोनों, यानी कि फ्रंट और बैक, दिस इज एमपी प्रो स्टाइल, यानी कि फ्रंट में भी 4 कॉलम्स और बैक में भी आपके 4 कॉलम्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीक आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा सिटी है। पोलिस का मतलब क्या है, पोलिस का मतलब सिटी है, जहां पर आपको ग्रीक आर्किटेक्चर के सभी स्ट्रक्चर्स के एक टिपिकल एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है, पार्थेनन है, राइट। ग्रीक आर्किटेक्चर के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ये एक्रोपोलिस का प्लान है, यहां पर आपको पार्थेनन, ओल्ड टेंपल ऑफ एथेना, इरेक्टियन, सभी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को यहां पर मिल जाते हैं। प्रोपाइलिया, प्रोपाइलिया क्या है, आपका एंट्रेंस गेटवे है, क्लियर, दिस इज एंट्रेंस गेटवे, दिस इज पार्थेनन, राइट। टेंपल ऑफ एथेना नाइकी, द इरेक्थियन, टेंपल ऑफ हेरा द सेकंड। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है और अक्सर वो सवाल करते हैं कि फारूक सर, हम पार्थेनन को और टेंपल ऑफ हेरा द सेकंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर हमें देखने में सेम लगते हैं। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको इसके फ्रंट के कॉलम्स को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आपको केवल 6 कॉलम्स देखने को मिलते हैं। अब आप काउंट कर सकते हो पार्थेनन के कॉलम्स को, देखोगे उसमें अलग नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें अलग नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो आपका द टेंपल ऑफ हेरा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 6। तो जिसमें आपके 6 कॉलम्स होंगे दैट इज योर द टेंपल ऑफ हेरा द सेकंड। दिस इज थिएटर ऑफ एपिडोरस, स्टोआ ऑफ अटालुस, दिस इज स्टोआ ऑफ अटालुस। रोमन आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर के भी कॉलम्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, इसके कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसकी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोमन आर्किटेक्चर। तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रोमन ऑर्डर्स, राइट। अब हमने देखा कि ग्रीक आर्किटेक्चर में 3 ऑर्डर्स को डेवलप किया गया, डोरिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर, कॉरिंथियन ऑर्डर। लेकिन रोमन्स ने 2 नए और ऑर्डर्स बनाए, राइट। इंस्पिरेशन कहां से ली, इंस्पिरेशन ग्रीक ऑर्डर से ही ली। तो अब सबसे सिंपल वहां पर क्या था, सबसे सिंपल था डोरिक, तो डोरिक से और भी सिंपल बनाया टस्कन ऑर्डर, राइट। अब टस्कन बना दिया सबसे सिंपल। अब कॉरिंथियन सबसे ज्यादा डेकोरेटिव था ग्रीक में, तो अब उन्होंने कहा हम सबसे ज्यादा और डेकोरेटिव बनाएंगे, सो दिस इज कॉम्पोजिट ऑर्डर। टस्कन ऑर्डर, डोरिक, आयोनिक, कॉरिंथियन और कंपोजिट, ये 5 के 5 भी हमें देखने को मिलते हैं रोमन आर्किटेक्चर में। कॉन्क्रीट इन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जेई में ऑलरेडी आ चुका है, हु इन्वेंटेड द कॉन्क्रीट, द आंसर इज रोमन्स, राइट। आपको याद रखना है रोमन्स इन्वेंटेड द कॉन्क्रीट। रोमन आर्चेस, आर्चेस को अगर हम देखें तो किसने इन्वेंट किया, रोमन्स ने, और उन्होंने इसके यूज को बढ़ाया, राइट। एक जो परफेक्शन वाली आर्च बनाई वो रोमन्स ने बनाई, रोमन्स ने आर्चेस को यूज करके ब्रिजेस बनाए, एक्विडक्ट्स बनाए, बैरल वॉल्ट, राइट। अभी बैरल वॉल्ट क्या है, बैरल वॉल्ट इज लाइक अ केव, ओके, इट इज लाइक अ टनल। तो अगर आप किसी टनल में जा रहे हो, राइट, तो आप कह सकते हो इट इज अ बैरल वॉल्ट। बैरल वॉल्ट बहुत सिंपल होती है, जस्ट लाइक अ केव, सिंपल, क्लियर। तो अगर आपका कोई भी जो रूफ है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व शेप, एक सर्कल के शेप में उसकी रूफ है, देन इट इज कॉल्ड बैरल वॉल्ट। अब ग्रोइन वॉल्ट आपका क्या है, तो ग्रोइन वॉल्ट में क्या होगा कि 2 बैरल वॉल्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पे, सो दिस इज योर ग्रोइन वॉल्ट। रिब्ड वॉल्ट, रिब्ड वॉल्ट में क्या होता है, बेसिकली हम रिब्स यूज करते हैं, राइट। तो अगर आप किसी भी वॉल्ट में रिब्स यूज करते हो देन इट इज कॉल्ड रिब्ड वॉल्ट। सेगमेंटल वॉल्ट, सेगमेंटल वॉल्ट बेसिकली क्या होती है, जो 180 डिग्री एंगल नहीं बनाती, राइट। अगर ये 180 डिग्री से लेस एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाऊं तो ये क्या है 180 डिग्री, अगर मैं इसका एक सेगमेंट कट कर दूं इतना जो 180 डिग्री से लेस है, देन इट इज कॉल्ड सेगमेंटल वॉल्ट। एनुलर वॉल्ट, एनुलर वॉल्ट क्या होती है, जो सर्कल के शेप में होती है, राइट, सर्कुलर होती है। एक्वेडक्ट्स, रोमन्स का वो इन्वेंशन जिसने पानी को सेटलमेंट्स तक पहुंचाने में बहुत आसानी करती। एक साइड में था सेटलमेंट और दूसरे साइड में थी वाटर बॉडी। रोमन्स ने एक्वेडक्ट्स बनाए और ग्रेविटी को यूज करते हुए पानी को सेटलमेंट तक ले आए। सो दिस स्ट्रक्चर
इसमें आपको रोमन आर्चेस देखने को मिलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्वेडक्ट। रोमन्स ने कंक्रीट का इन्वेंशन किया और इसके साथ ही कई और मटेरियल्स एंड मेथड्स भी उन्होंने इन्वेंट किए, जैसे आपका ओपस क्वाड्रेटम, ओपस सीमेंटिशियम, ओपस इंसर्टम, ओपस रेटिकुलेटम। राइट, इनको भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस अगर एग्जाम में आता है तो आप पहचान सकते हो ओपस क्वाड्रेटम बाय रोमन्स। राइट, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो डिटेल में बताने चाहिए थे बट नहीं बता पा रहे हैं, टाइम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम है। रोमन्स ने अपने रोड्स में बेसिकली लेयर्स का यूज किया। राइट, आज के टाइम में हम देखें जिस टेक्नोलॉजी से हम रोड बनाते हैं उसी टेक्निक से बहुत ही सिमिलर ये टेक्निक थी, तो आप देख सकते हो कि कितने वो डेवलप थे। अब हम बात करेंगे कुछ फेमस रोमन बिल्डिंग्स के बारे में। सो दिस इज रोमन कॉलोजियम और लगभग 50,000 तक लोगों को ये कॉलोजियम, ये स्टेडियम अकोमोडेट कर सकता है। रोमन कॉलोजियम के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे उसके आर्चेस, वॉल्स, दी अरेना। अरेना बेसिकली वो पार्ट है जहां पर फाइट्स होती थी ग्लेडिएटर्स के बीच में या फिर एनिमल्स के बीच में, और उसको सैंड से कवर कर दिया जाता था ताकि अगर ब्लड निकले तो सैंड उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पार्थेनन में और पैंथियन में क्या डिफरेंस है, दोनों अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे हम पहचानेंगे अगर इमेज नहीं दिया तो देखो, पार्थेनन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर एंड पैंथियन इज एन एग्जांपल ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप देखो पैंथियन, तो पैंथियन के पीछे आपको एक डोम देखने को मिलता है। राइट, लेकिन पार्थेनन में पीछे कोई डोम नहीं बना हुआ है। सो दिस इज पैंथियन। नाउ लेट्स स्टार्ट अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर। अगर हम अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको उसके प्लान्स पर फोकस करना है। राइट, अब यहां पर क्या स्टार्ट होता है, चर्च के जो प्लान्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। राइट, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि अब तक क्या हो रहा था कि हाउस चर्चेस बने हुए थे। राइट, अब हाउस चर्चेस से हम कहां जा रहे थे, बेसिलिकास की तरफ, बड़े बड़े चर्चेस की तरफ जा रहे थे। तो अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर में जितने भी ज्यादातर आपको जो चर्चेस के प्लान देखने को मिलेंगे बेसिकली वो आपको एक क्रॉस शेप में देखने को मिलते हैं। राइट, अगर हम अर्ली चर्च बिल्डिंग्स के कुछ फीचर्स की बात करें, द हाउस चर्च। अब ये हाउस चर्च क्या था, एक ऐसा टाइम था जब क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं था, लोग घरों में रहकर ही क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते थे, तब हाउस चर्चेस ज्यादा बनाए जाते थे। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ हाउस चर्चेस। अब जब चर्चेस बनने लगे तो उनके बीच में सेंटर में एक ओपन टू स्काई एरिया दिया जाने लगा, दैट वाज ओपन टू स्काई। कभी कभी फाउंटेन भी क्रिएट किए जाते थे, दैट इज नोन एज एट्रियम। अगर हम बेसिलिकास की बात करें तो बेसिलिकास में भी वही फीचर्स होते हैं जो एक नॉर्मल चर्च में होते हैं, लेकिन बेसिलिका और चर्च में ये फर्क है कि चर्च आप किसी नई जगह बना सकते हो, लेकिन बेसिलिका को आप किसी नई जगह नहीं बना सकते, उसका कुछ हिस्टोरिकल रेलेवेंस होना जरूरी होता है। राइट, सो दिस इज बेसिलिका। फीचर्स आपको सेम मिलेंगे जो आपको चर्च में देखने को मिलते थे, जैसे कि आपको नेव, आयल, एप्स, क्लियर स्टोरी विंडोज, नार्थेक्स एंड ट्रांसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बेसिलिका की प्लान की बात करें तो ये जो सेंट्रल एरिया है जहां पर सेटिंग होती थी इसको हम कहते थे नेव। अगर हम अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ओल्ड सेंट पीटर्स बेसिलिका, बेसिलिका ऑफ सेंटा मारिया एंड बेसिलिका ऑफ सेंट क्लीमेंट, दीज आर सम फेमस एग्जांपल्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर। अगर अर्ली क्रिश्चियन बेसिलिकास के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करें तो जहां पर सिटिंग एरिया होता था उसको हम कहते थे नेव। राइट, और साइड्स में जो गैलरीज होती थी उनको बोलते थे आयल्स। एंड एट्रियम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो ओपन टू स्काई एरिया होता था उसको हम एट्रियम कहते थे। अगर बिमा की बात करें तो बिमा बेसिकली एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। राइट, अगर हम बात करें कि अगर हमें प्रेयर करना है तो ये आपका एक टेबल है, अब इस टेबल तक जाने के लिए ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है इसको हम कहते हैं बिमा। सो बिमा क्या है आपका, बिमा इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। मौजिलम, मौजिलम की बात करें तो मौजिलम बेसिकली क्या है, जहां पर किसी की कब्र हो यानी कि टूम। सो दिस इज मौजिलम। अगर प्लान्स के बारे में बात करें तो दो टाइप्स के प्लान हमें देखने को मिलते हैं, लैटिन क्रॉस एंड ग्रीक क्रॉस। तो लैटिन क्रॉस और ग्रीक क्रॉस में फर्क क्या है कि जो ग्रीक क्रॉस होगा, राइट, उसमें क्या होगा, डायमेंशंस आपके सेम होते हैं। अगर मैं बात करूं हॉरिजेंटल एक्सिस और वाई एक्सिस तो दोनों में सेम डायमेंशंस होती हैं, जबकि अगर हम बात करें लैटिन क्रॉस की तो उसमें एक एक्सिस ज्यादा लंबा होगा एंड दूसरा एक्सिस उसके मुकाबले में छोटा होगा।
right? So this is Latin cross and this is Greek cross. This is Basilica of San Clemente, an example of early Christian architecture. अब हम स्टार्ट करेंगे बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर। तो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। फर्स्ट, सेंट्रलाइज प्लान बनाए गए, डोम्स एंड वॉल्स को यूज किया गया, पेंडेंटिव्स एंड स्क्विंचेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों टेक्निक्स इसमें यूज किए गए। मोज़ैक डेकोरेशंस देखने को मिला, यूज ऑफ लाइट एंड रिच ऑर्नामेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सेंट्रलाइज प्लान। बेसिकली सेंट्रलाइज प्लान क्या है, जिसमें आप एक सेंटर लोगे और अपनी बिल्डिंग को उस सेंटर के अराउंड बनाओगे, राइट? तो सेंटर में जो पार्ट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एंड बाकी का स्ट्रक्चर आप इसके अराउंड में बनाओगे। एंड डोम्स एंड वॉल्स आपको बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही पेंडेंटिव्स एंड स्क्विंचेस, ऐसी टेक्निक्स आपको बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। अब ये पेंडेंटिव्स बेसिकली क्या है, अगर हमें एक सर्कुलर डोम को एक स्क्वायर बेस पर रखना हो तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज पेंडेंटिव, राइट? अब दूसरी जो टेक्निक है दैट इज स्क्विंच। तो स्क्विंच और पेंडेंटिव क्या है, ये दो टेक्निक्स है जिनसे आप सर्कुलर डोम को एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप पर रख सकते हो। मोज़ैक डेकोरेशंस आपको देखने को मिलते हैं बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में। इसके साथ ही बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में लाइट का और स्पेस का बहुत अच्छे से यूज किया गया। बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में आपको ऑर्नामेंटेशन भी देखने को मिलता है। यूज ऑफ पेंडेंटिव्स, अगर हम इस बेस की बात करें तो ये बेस क्या है, स्क्वायर शेप है और इस पर हम क्या रखने वाले हैं, एक सर्कुलर डोम रखने वाले हैं। जिस टेक्निक से हम ये रखेंगे उसको हम कहते हैं पेंडेंटिव्स, राइट? तो ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है बेसिकली दिस इज योर पेंडेंटिव। अगर हम स्क्विंचेस की बात करें तो स्क्विंचेस में आपको एक ऑक्टागोनल शेप देखने को मिलता है। और अगर बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में जब डोम की हाइट को इंक्रीज करना होता था तो डोम को हमेशा ड्रम के ऊपर रखा जाता था, राइट? तो अब जो उसका बेस है, बेस और डोम के बीच में जो पार्ट है दैट इज योर ड्रम, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर डोम, राइट? और ये हमारा क्या है, ड्रम। बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में डोम्स बनाए गए वो लेयर डोम्स थे, मल्टीपल्स लेयर्स को यूज किया गया था। अब बात कर लेते हैं बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में। तो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है हाजिया सोफिया। इसको आप अच्छे से रट लीजिए, एग्जाम में आती है, एक बार ऑलरेडी आ चुकी है और रिपीट भी हो सकती है, राइट? सो हाजिया सोफिया इज एन एग्जांपल ऑफ बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर। नाउ द सेकंड बिल्डिंग इज सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, जो कि आपका मॉस्को में है, राइट? रसिया में। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो ये प्योर बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का एग्जांपल नहीं है, बट यस इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर से बोरो किए गए हैं और यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, राइट? तो आपको याद रखना है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप एग्जाम में इसको क्लिक कर सकते हो। एंड द लास्ट इज सेंट मार्क्स बेसिलिका, जो कि आपका इटली में लोकेटेड है, राइट? It is an example of Byzantine architecture. Now we will start Romanesque architecture, right? Byzantine के बाद क्या है आपका Romanesque architecture। अब ये Romanesque architecture का मतलब क्या था? तो Romanesque architecture का मतलब है Romans like, मतलब जो रोमन आर्किटेक्चर के जैसा दिखता हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स रोमन आर्किटेक्चर से बोरो किए गए। अगर हम रोमनेस्क आर्किटेक्चर के फीचर्स की बात करें तो मासिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन, राउंड आर्चेस, वॉल्टेड सीलिंग्स, टावर्स, डेकोरेटिव एलिमेंट्स, स्मॉल विंडोज, सिमेट्री एंड प्रपोर्शन। तो ऑलमोस्ट जो फीचर्स आपको रोमन आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं, तो रोमन आर्किटेक्चर के 50% फीचर्स को रोमनेस्क आर्किटेक्चर में यूज किया गया। अगर रोमनेस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो जो वॉल्स होती थी वो काफी ज्यादा हैवी होती थी, तो इसीलिए ये अपने मासिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए फेमस है। राउंड आर्चेस का भी इस्तेमाल किया गया, वॉल्टेड सीलिंग्स को भी बोरो किया गया रोमन आर्किटेक्चर से। इसका एक और फीचर टावर्स एंड बेल टावर्स। अगर हम इन फीचर्स की बात करें तो फ्रेस्कोज हमें देखने को यहाँ पर मिलता है रोमनेस्क आर्किटेक्चर में। फ्रेस्कोज में हम फ्रेश प्लास्टर पर डिजाइन क्रिएट करते हैं, राइट? मोज़ैक हमें देखने को मिलता है, जो पजल टाइल्स जिनको हम कहते हैं। टिम्पेनम, टिम्पेनम क्या है, किसी भी ओपनिंग के ऊपर सर्कुलर डिजाइन, राइट? तो अगर ये मेरा ओपनिंग है और यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर डिजाइन बना दिया, उसके अंदर मैंने स्कल्पचर्स बना दिए, दिस इज टिम्पेनम, राइट? और ये क्या है आपका कैपिटल। इसके साथ ही रोमन्स के आर्किटेक्चर में स्मॉल विंडोज यूज किए गए थे। तो अब विंडो ही बहुत छोटे थे तो लाइटिंग क्या है, चर्च के अंदर, बेसिलिका के अंदर जो लाइट आ रही थी वो बहुत ज्यादा डिम थी, बहुत कम थी।
स्ट्रक्चर्स में हमें सिमेट्री देखने को मिलती है, प्रोपोर्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लान्स के टाइप्स की बात करें तो लैटिन क्रॉस आपको देखने को मिलता है। लैटिन क्रॉस में आपका एक एक्सिस की लेंथ ज्यादा होगी, दूसरे एक्सिस की लेंथ आपकी कम होगी, राइट। अब चर्च हो, बेसिलिकास हो, चाहे वो अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का हो या फिर वो रोमन आर्किटेक्चर का हो, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जैसे कि आपका लॉन्ग नेव, ट्रांसेप्ट, क्रॉसिंग, कॉयर, एप, ये जो फीचर्स होते हैं बेसिकली वो किसी भी चर्च या बेसिलिका में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सेंट्रल प्लान के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया गया। सेंट्रल प्लान के कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको सिमेट्री अच्छे से मिल जाती है, आप अच्छे से बिल्डिंग को बैलेंस कर पाते हो। अगर रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर के चर्चेस के पार्ट्स की बात करें तो ये जो आर्म है इसको ट्रांसेप्ट कहा जाता था, जो सिटिंग एरिया है उसको हम सेंट्रल नेव कहते थे, और जो आपका एंट्रेंस है, जो कवर्ड एंट्रेंस है, उसको हम नार्थेक्स कहते हैं। और जहां पर हमारा नेव और हमारा ट्रांसेप्ट इंटरसेक्ट करता है उसे हम क्रॉसिंग कहते हैं। अगर आप एक चर्च को बाहर से देखोगे तो आपको एम्बुलेटरी, एप्स, ट्रांसेप्ट, क्रॉसिंग्स ये सब देखने को मिलते हैं। अगर वॉल्ट्स की बात करें तो बैरल वॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ग्रोइन वॉल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर में आपको मॉन्स्टरीज देखने को मिल जाती थी, जिसका पर्पस था रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस बुक्स को स्टडी करना। स्टडी के साथ साथ वहां पर रहने की व्यवस्था थी, तो बेसिकली यहाँ पर ड्वेलिंग्स भी देखने को मिलते थे, डॉर्मिटरीज हमें देखने को मिलते थे। मॉन्स्टरीज को आप समझ सकते हो एक तरह से एक यूनिवर्सिटी, जहां पर आपके रहने की व्यवस्था होती है, जहां पर आपको खाना खाने के लिए कैंटीन होती है, आपके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होती है। तो मॉन्स्टरीज बेसिकली आपका एक तरह से एक कैंपस है। कासल, अब कासल बेसिकली क्या है? कासल आप ऐसे समझिए जैसे एक फोर्ट है, और उस फोर्ट का काम है अपने रीजन को प्रोटेक्ट करना, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो कासल्स होते थे जनरली इनके अराउंड में मोट क्रिएट किया जाता था। अब मोट क्या होता है? अगर आपने आगरा फोर्ट देखा हो या दिल्ली फोर्ट देखा हो तो आप देखोगे कि एक वाटर बॉडी क्रिएट की जाती थी और उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। तो अगर कोई चोर है, अगर वो किले के अंदर आता है या लूट के इरादे से आता है, तो वो उस वाटर बॉडी में गिर जाए और मगरमच्छ उसको खा जाए, राइट। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए ये सब किया जाता था। तो वाटर फील्ड मोट यहाँ पर क्रिएट किए जाते थे। अगर हम कासल के पर्पस की बात करें तो कासल का पर्पस था डिफेंस करना, राइट, जहां पे आर्मी रह सकती है। अब हम बात करेंगे रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर की फेमस बिल्डिंग्स के बारे में। सो दिस इज द एबी चर्च, जो कि आपका क्लूनी में लोकेटेड है। सो दिस इज द एबी चर्च, एग्जांपल ऑफ रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर। दिस इज सेंट फॉय कैथेड्रल, एग्जांपल ऑफ रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर। दिस इज सेंट एटिने कैथेड्रल, एग्जांपल ऑफ रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर। द चर्च ऑफ सेंट लाजारे, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। बैप्टिस्टरी, राइट, पीसा का जो मीनार है वहां पर ये लोकेटेड है। सो दिस इज द पीसा बैप्टिस्टरी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्या है? वो भी आपका रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर का ही एग्जांपल है। नाउ लेट्स स्टार्ट गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल जिसका कॉन्सेप्ट था वर्टिकैलिटी, बिल्डिंग्स को ज्यादा से ज्यादा हाइट प्रोवाइड करना। एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फीचर्स और उसके साथ में फेमस बिल्डिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाइल, राइट। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम मेन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे, राइट। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, गॉथिक आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो आप देखोगे इसके कुछ फीचर्स हैं। पॉइंटेड आर्च का यूज किया गया, रिब्ड वॉल्स हमें देखने को मिलते हैं, फ्लाइंग बट्रेस, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है फ्लाइंग बट्रेस पे। स्टेन ग्लास विंडो यूज किए गए, वर्टिकैलिटी इसका कॉन्सेप्ट था, और इसके साथ साथ ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट फीचर क्या है? पॉइंटेड आर्चेस। तो गॉथिक आर्किटेक्चर में जो आर्चेस यूज की गई बेसिकली वो आर्चेस थी पॉइंटेड आर्चेस। उनमें जो आर्क्स होते थे बेसिकली वो एक पॉइंट पर मिलते थे। इससे बिल्डिंग को ज्यादा वर्टिकल हाइट देने में हेल्प मिलती थी, इसलिए यूज किए गए थे पॉइंटेड आर्च। गॉथिक आर्किटेक्चर में रिब्ड वॉल्स ज्यादा यूज किए गए। तो ये जो आपको बेसिकली बीम्स दिखते हैं जो इंक्लाइंड एंड कर्व शेप्स में, इनको हम कहते हैं रिब्स, राइट। सो दीज आर द रिब्ड वॉल्स। तो रिब्ड वॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं गॉथिक आर्किटेक्चर में। फ्लाइंग बट्रेस गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि फ्लाइंग बट्रेस होता क्या है, दिखता कैसा है। तो ये जो पार्ट है जो आपका ग्राउंड पर रेस्ट नहीं करता, इसको हम कहते हैं फ्लाइंग बट्रेस, राइट।
अगर ये जमीन पर रेस्ट कर रहा है, जैसे ये वाला पार्ट, राइट, तो दिस इज ओनली बट्रेस। लेकिन अगर मैं इस पार्ट की बात करूं जो ग्राउंड पर रेस्ट नहीं करता है, दिस इज फ्लाइंग बट्रेस। सो दीज आर योर फ्लाइंग बट्रेस। स्टेन्ड ग्लास विंडो, गॉथिक आर्किटेक्चर में जितने भी विंडोज थे जनरली सारे आपके स्टेन्ड ग्लास विंडोज थे। वर्टिकैलिटी, ये गॉथिक आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट था, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग को हाइट प्रोवाइड कराना और बिल्डिंग ऐसी लगे जैसे वो हाइट में बहुत ज्यादा हो, हेवन की तरफ जाते हुए बिल्डिंग दिखाई दे। रोज विंडोज बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गॉथिक आर्किटेक्चर का। शेप में ये सर्कुलर होती थी, इनको व्हील विंडोज के नाम से भी जाना जाता है। गार्गोइल्स एंड ग्रोटेस्क बेसिकली मिथिकल क्रिएचर हैं। गार्गोइल्स का काम होता था रेन वाटर को बिल्डिंग से बाहर फेंकना। अब ग्रोटेस्क का काम क्या था? केवल वो स्कल्पचर्स थे जो दिखावट के लिए बनाए गए थे, देयर वाज नो फंक्शनल पर्पस। तो आपको बस इतना याद रखना, गार्गोइल का पर्पस था रेन वाटर को बिल्डिंग से दूर फेंकना, रेन वाटर को बाहर निकालना ताकि बिल्डिंग में डैम्प ना आए। एंड ग्रोटेस्क क्या था? बस एक ऑर्नामेंटेशन के लिए एक स्कल्पचर। तो यहां पर जो आपको फिगर दिख रहा है दिस इज ग्रोटेस्क। पिनिकल्स एंड स्पायर्स, अगर हम पिनिकल्स की बात करें तो ये बहुत स्मॉल टावर्स होते थे, लेकिन हम स्पायर्स की बात करें तो ये काफी लंबे टॉल टावर्स होते थे। अब ट्रेसरी क्या है आपका? ट्रेसरी हम कहते हैं इस फ्रेमवर्क को, स्टोन का जो ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम ग्लास फिक्स करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेसरी। क्लियर स्टोरी विंडो, क्लियर स्टोरेज विंडो क्या होती है? बेसिकली जो आपके रूफ्स के पास में होती है, राइट। अब ये जो सारे पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, क्लियर स्टोरेज विंडोज का पर्पस क्या था, क्या उनका फंक्शन था, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें हम बहुत डिटेल में कवर करना चाहिए था, जिससे कि आपको नॉलेज हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर पाओ। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। लार्ज एंड ओपन इंटीरियर्स, बहुत ओपन इंटीरियर्स रखे गए ताकि बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके। लियान एंड टियर्स रन वॉल्टिंग, राइट, ऑलरेडी हम जानते हैं दीज आर द लियान्स एंड दीज आर द टियर्स रन। ठीक है, गॉथिक आर्किटेक्चर के फेसेस की बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका अर्ली गॉथिक आर्किटेक्चर। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एबी चर्च है, सेंट डेनिस, राइट। अब सेकंड क्या है आपका? हाई गॉथिक आर्किटेक्चर। इसका एग्जांपल है आपका शार्टिस कैथेड्रल। सो दिस इज योर शार्टिस कैथेड्रल। एंड द थर्ड इज रेओनेंट। इसका एग्जांपल है आपका सेंट चैपल। एंड द फोर्थ इज फ्लेमबॉयंट। फ्लेमबॉयंट का एग्जांपल है स्ट्रासबर्ग। गॉथिक आर्किटेक्चर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए, बट अभी हम उनको इतना डिटेल में कवर नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपके सर जॉर्ज गिलबर्ट हैं, एडवर्ड रॉबर्ट रॉबसन हैं, और भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्स। अब फेमस बिल्डिंग्स को हम देख लेते हैं। तो फेमस बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं गॉथिक आर्किटेक्चर की? नोट्रे डेम दे रेम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, एग्जाम में आ सकती है, गॉथिक आर्किटेक्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। And this is Saint Denis Basilica, and this is Durham Cathedral, and this is King's College Cathedral. King's College, an example of Gothic architecture. Renaissance architecture. Renaissance architecture basically क्या है? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था? ग्रीक आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा क्या आता है? रोमन आर्किटेक्चर। तो जब आप ग्रीक और रोमन दोनों के फीचर्स को दोबारा से यूज करना स्टार्ट करते हो, बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट करते हो, तब आपका बनता है क्या? रेनेसांस आर्किटेक्चर। बेसिकली ये क्या है कि क्लासिकल पीरियड को जब हमने दोबारा से रिवाइव किया, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर इज रेनेसांस आर्किटेक्चर। रेनेसांस आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि सिमेट्री एंड प्रोपोर्शंस, क्लासिकल ऑर्डर्स जो रेनेसांस आर्किटेक्चर में यूज किए गए, जैसे आपका डोरिक है, टस्कन, आयोनिक, कोरिंथियन एंड कॉम्पोजिट। उसके साथ ही में रेनेसांस आर्किटेक्चर में प्लास्टर्स भी देखने को मिले। अब क्योंकि ये क्लासिकल आर्किटेक्चर का रिवाइवल है तो यहाँ पे आपको रोमन और ग्रीक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको डोम्स देखने को मिलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्चेस आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम के लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, द 10 बुक्स ऑन आर्किटेक्चर, राइट। याद रखेंगे इसको, किसने लिखा? विट्रुवियस। द 10 बुक्स ऑन आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज डे आर्किटेक्चर, इट मीन्स ऑन आर्किटेक्चर। क्लियर?
तो इट इज रिटन बाय मार्कस विट्रूवियस पोलियो। विट्रूवियस का एक फेमस कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है विट्रूवियन ट्रायड। इस ट्रायड में बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया है। फॉर्मिटास की बिल्डिंग आपका फर्म होना चाहिए, सेकंड आपका यूटिलिटास की बिल्डिंग का कुछ पर्पस होना चाहिए, एंड थर्ड वेनुस्टास की बिल्डिंग ब्यूटीफुल होना चाहिए। और अगर आप एग्जाम में इस ड्राइंग को देखते हो तो इसका नाम है द विट्रूवियन मैन। लेकिन विट्रूवियन मैन है तो विट्रूवियस ने नहीं लिखा है, इसको जो लिखा है बनाया है उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, राइट। पर्सपेक्टिव को जो डिस्कवर किया गया वो ब्रूनेल्स्की के द्वारा किया गया। रेनेसांस आर्किटेक्चर के एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर भी थे, ही इज फिलिप्पो ब्रूनेल्स्की, जिन्होंने पर्सपेक्टिव को डिस्कवर किया। रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक और एग्जांपल दैट इज फ्लोरेंस कैथेड्रल। फ्लोरेंस कैथेड्रल डोम को किसने डिजाइन किया? फिलिप्पो ब्रूनेल्स्की ने। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज द फाउंडिंग हॉस्पिटल, जो कि आपका फिलिप्पो ब्रूनेल्स्की ने डिजाइन किया। सो दिस इज योर फाउंडलिंग हॉस्पिटल। एक और बुक है देरे एडिफिकेटोरिया, जिसको लिखा है लियोन बटिस्टा अल्बर्टी। रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक और एग्जांपल द पलाजो रुसेलाई। लियोन बटिस्टा अल्बर्टी की एक और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दिस इज सैन मारिया नोवेला। एंड द नेक्स्ट बिल्डिंग इज द टेम्पिटो, जो कि आपका रोम में लोकेटेड है, राइट। द टेम्पिटो के आर्किटेक्ट कौन है? दोनातो ब्रामंते। एंड दिस इज सेंट पीटर्स बेसिलिका, राइट। आर्किटेक्ट कौन है? दोनातो ब्रामंते। अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक द 4 बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर इज रिटन बाय एंड्रिया पलाडियो। इस बुक का नाम आप याद रखोगे, द 4 बुक ऑफ आर्किटेक्चर बाय एंड्रिया पलाडियो। विला रोतुंडा, इट इज डिजाइन्ड बाय एंड्रिया पलाडियो। क्लियर? सो दिस इज विला रोतुंडा एंड दिस इज विला बारबारो बाय आर्किटेक्ट एंड्रिया पलाडियो। बरोक आर्किटेक्चर। बरोक आर्किटेक्चर में बेसिकली आपको डेकोरेशन ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर में गोल्ड का काम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऑर्नामेंटेशन बरोक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर हम एक सिंपल वर्ड में बरोक आर्किटेक्चर को डिफाइन करें, दैट इज ऑर्नामेंटेशन। बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। स्कल्पचर्स, कार्विंग्स, पेंटिंग सभी आपको देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्स में आपको रिजिड लाइंस नहीं देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट लाइंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। मूवमेंट बेसिकली बिल्डिंग्स में क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी। लाइट एंड शेडो का बिल्डिंग में रोल होता था एंड काफी सारी बड़ी बड़ी विंडोज बनाई जाती थी। अब बात करेंगे बरोक आर्किटेक्चर की टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। तो बरोक आर्किटेक्चर में ओवल शेप प्लान्स यूज किए जाते थे, उसके अलावा स्टार शेप यूज किया जाता था, राइट। सेंट्रलाइज डिजाइन्स भी यूज किए जाते थे जिनमें सिमेट्री और बैलेंस हमें देखने को मिलता था। एंड दिस इज सेंट पीटर्स स्क्वायर, जो कि आपका जियान लोरेंजो बर्निनी ने डिजाइन किया। दिस इज सेंट पीटर्स स्क्वायर एंड दिस इज सेंट पीटर्स स्क्वायर। दिस इज सैन कार्लो एले क्वाट्रो फाउंटेन एंड दिस इज द प्लान ऑफ सेंटिवो एला सेपिएंजा। द पैलेस ऑफ वर्साइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन फ्रांस। तो ये आपको याद रखना, दिस इज Palace of Versailles. It is an example of Baroque architecture. And these are some picture of Palace of Versailles. In Palace of Versailles, we have marble court, we have the grand apartments, and we have the Hall of Mirrors. Right? It's not a single building. It is basically a complex. It has many parts. Palace of Versailles में आपको the Hall of Battles, the Royal Chapel, and the Royal Opera भी आपको देखने को मिलता है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल, इसको डिजाइन किया था सर क्रिस्टोफर रैन ने। ये किसका एग्जांपल है? आपका बरोक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। दिस इज सेंट पॉल्स कैथेड्रल। एक और पिक्चर यहाँ पर सेंट पॉल्स कैथेड्रल की ऐड की गई है। दिस इज सेंट पॉल्स कैथेड्रल। दिस इज सेंट पॉल्स कैथेड्रल। This is plan of St. Paul's Cathedral. So the dome part is here. This is north transept. This is south transept, right? And this in the center is nave. So this is St. Paul's Cathedral. It is an example of Baroque architecture. Now next we have is Rococo architecture. Baroque architecture में हमें काफी सारा ornamentation देखने को मिला, लेकिन अगर हम रोकोको की बात करें तो रोकोको में इंटीरियर पार्ट्स में हमें ज्यादा ornamentation देखने को मिलता था as compared to the exterior part. रोकोको आर्किटेक्चर में आपके कर्व्ड लाइंस यूज किए जाते थे, अवॉइड किया जाता था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ना बनाई जाए। रोकोको आर्किटेक्चर में आपको असिमेट्री ज्यादा देखने को मिलती है बिल्डिंग्स में, राइट। सो दिस इज द ब्रूहल पैलेस, जो कि आपका
पोलैंड में लोकेटेड, राइट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोकोको आर्किटेक्चर। एंड दिस इज शार्लोटेनबर्ग पैलेस, जो कि आपका जर्मनी में लोकेटेड है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रोकोको आर्किटेक्चर। एंड दिस इज एमेलिनबर्ग, जो कि आपका जर्मनी में लोकेटेड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोकोको आर्किटेक्चर। नियोक्लासिज्म, राइट? नियोक्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। नियोक्लासिकल आर्किटेक्चर, राइट? नियो का मतलब क्या है आपका? न्यू। डिटेल्ड जो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के वीडियोस हैं उसमें मैंने न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर को, सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में कवर करेंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहां पर हमने हर स्टाइल को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर, इसमें सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, कॉलम्स का यूज हमें देखने को मिलता है और सिंप्लिसिटी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही रोमन आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर के मोटिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में सिमेट्री यूज की गई है, उसके साथ ही कॉलम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, पैडिमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, उसके साथ ही ब्लैंक वॉल्स हमें जनरली देखने को मिलती हैं। कोई ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होता था। इसके साथ ही सिंप्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में फॉलो किया जाता था। अब हम बात करेंगे नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर की कुछ फेमस बिल्डिंग्स के बारे में। व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस आपका नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। सो दिस इज योर व्हाइट हाउस, एग्जांपल ऑफ नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। एंड दिस इज मॉन्टिचेलो, एग्जांपल ऑफ नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। एंड दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग, एग्जांपल ऑफ नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। एंड द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग इज सेंट आइजैक कैथेड्रल। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक इसको इसाक पढ़ा था, बट दिस इज नॉट इसाक, इट इज आइजैक। तो आप सभी इसको आइजैक पढ़े। सो दिस इज सेंट आइजैक कैथेड्रल, राइट? नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। दिस इज पैंथियन, ये आपका नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। अब इस पैंथियन में और रोम के पैंथियन में क्या फर्क है, इसके आगे आपका दा लगा है, राइट? इसका स्ट्रक्चर है, आप देखोगे कि इसके पीछे जो डोम है वो किस तरह का है। क्लियर? सो पैंथियन एंड द पैंथियन में काफी डिफरेंट है। द पैंथियन आपका एग्जांपल है नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का। नाउ लेट्स स्टार्ट आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स स्टार्ट आर्ट नूवो। अगर हम आर्ट नूवो की बात करें तो आर्ट नूवो में आप देखोगे कि आपको कर्व शेप्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग में सिमेट्री भी आपको कम देखने को मिलती है। सो दीज आर सम फीचर्स। आगे चलते हैं, और भी फीचर्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। आर्ट नूवो में ऑर्गेनिक फॉर्म्स को फॉलो किया गया, नेचर से इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर्स, मोटिव्स क्रिएट किए गए। अगर आप शेप्स देखते हो तो बिल्डिंग के शेप्स ऐसे यूज किए गए जो मूवमेंट क्रिएट करते हैं। अब हम आर्ट नूवो आर्किटेक्चर की कुछ फेमस बिल्डिंग्स को देख लेते हैं। किर्चेम स्टीनहॉफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज विला माजोरेले, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। And now the next example of Art Nouveau architecture is Castel Beranger, right? Castel Beranger. Now we will cover modern architecture. अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की बारे में बात करें तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग्स बनाई गई बहुत ज़्यादा सिंपल्स होती थी, नेचर के साथ ब्लेंड होती थी, मॉडर्न मटेरियल्स का उनमें यूज हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, दिस इज फॉलिंग वाटर बाय फ्रैंक लॉयड राइट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर में मिनिमलिस्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। जो बिल्डिंग्स होती थी वो लेस इज मोर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी, कम से कम आपको डेकोरेशन करना होता था। मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपको फॉर्म फॉलोज फंक्शन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपको फ्लैट रूफ्स बनानी होती हैं, आप ज्योमेट्रिक फॉर्म्स को यूज करते हो, अ लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, एक बहुत ही मिनिमलिस्ट डिजाइन है, कम से कम डेकोरेशन की गई है, मॉडर्न मटेरियल्स का यूज हमें देखने को मिलता है। ओपन फ्लोर प्लान्स हमें देखने को मिलते हैं। ओपन फ्लोर प्लान्स क्या है, जिसमें बेसिकली वॉल्स कम से कम बनाई जाती हैं और ये वॉल्स नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं। अगर किसी केस में बनानी भी पड़ती है तो ये नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, जिनको बाद में हम एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। यूज ऑफ मॉडर्न मटेरियल्स, आपको ग्लास है, कंक्रीट है, स्टील, इस तरह के जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इस बिल्डिंग का नाम है द प्रूडेंशियल बिल्डिंग और ये मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है। इसको डिजाइन किया है लुइस सलिवान ने। और ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर्म फॉलोज फंक्शन, इसको किसने दिया, इसको भी दिया आपके लुइस सलिवान ने। अब ऐसा नहीं है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर में बिल्डिंग को और नेचर को सेपरेट किया जाता है, बल्कि बिल्डिंग को नेचर के साथ ही इंटीग्रेट किया जाता है।
इसके साथ ही आप देख सकते हो कि विला सभा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें नेचर को इंटीग्रेट किया गया और बिल्डिंग को कितना सिंप्लीफाई करके बनाया गया। फ्लैट रूफ्स बनाए गए और बिल्डिंग के टेरेस पे गार्डन भी क्रिएट किया गया। आप देख सकते हो लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन आपको देखने को मिलता है, बहुत कम ऑर्नामेंटेशन, ना के बराबर ऑर्नामेंटेशन आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फेमस बिल्डिंग्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो सबसे फेमस एग्जांपल है विला सवॉय, आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए ने इसको डिजाइन किया था। मॉडर्न आर्किटेक्चर का इससे बेहतरीन एग्जांपल आपको नहीं मिल सकता है। मीज वान दे रोहे की डिजाइन की हुई बिल्डिंग जिसका नाम है फार्न्सवर्थ हाउस, राइट? दिस इज फार्न्सवर्थ हाउस बाय मीज वान दे रोहे एंड दिस इज प्रूडेंशियल बिल्डिंग बाय लुइस सलिवान and one of the most famous building Falling Water, it is designed by architect Frank Lloyd Wright. It is also a good example of modern architecture. Frank Lloyd Wright का एक और example Winslow House, Robbie House. It is also an example of modern architecture. It is also designed by architect Frank Lloyd Wright. So this is the Robbie House. Now let's start postmodern architecture. अगर हम postmodern architecture को समझे तो basically ये एक movement था। मॉडर्न आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग्स थी बहुत ही ज्यादा सिंपल होती थी, स्ट्रेट लाइंस को फॉलो करती थी, ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करती थी, तो पब्लिक इससे बोर हो गई। आर्किटेक्ट्स ने सोचा कि क्यों हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जिससे बिल्डिंग बहुत ज्यादा सिंपल बनती है। तब उन्होंने स्टार्ट किया पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर मूवमेंट। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में बिल्डिंग ना किसी शेप से लिमिटेड थी, कन्फाइंड नहीं थी, कोई भी शेप यूज किया जा सकता था और डिफरेंट स्टाइल्स के एलिमेंट्स को बोरो करके बिल्डिंग में यूज किया जा सकता था। अगर हम पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के फीचर्स की बात करें तो एक्लेक्टिक यूज ऑफ स्टाइल हमें देखने को मिला। डिफरेंट स्टाइल से एलिमेंट्स हम कॉपी कर सकते हैं, उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग्स में प्लेफुलनेस हमें देखने को मिला। कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन को फॉलो किया गया कि बिल्डिंग को बहुत ज्यादा सिंपल ना बनाओ, थोड़ा सा बिल्डिंग को कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जिससे बिल्डिंग में इंटरेस्ट क्रिएट हो। कंटेक्चुअलिज्म को फॉलो किया एंड फ्रेगमेंटेशन की बिल्डिंग का जो फॉर्म है वो कर्व शेप में रखा जाए या किसी अदर शेप में, हर बार उसको सिंपल क्लीन लाइंस में ना रखा जाए। एक्लेक्टिक यूज ऑफ स्टाइल, तो इस बिल्डिंग में आप देख सकते हो एक्लेक्टिक यूज ऑफ स्टाइल आपको देखने को मिलता है। डिफरेंट स्टाइल से एलिमेंट्स को कॉपी किया गया और यहां पर उनको अप्लाई किया गया। बिल्डिंग में प्लेफुलनेस हमें देखने को मिलती है, जैसे एग्जांपल है डांसिंग हाउस प्राग का, इसमें आपको प्लेफुलनेस देखने को मिलती है। बिल्डिंग किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप को फॉलो नहीं करता है। वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल फ्रैंक गेरी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है दैट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन भी बिल्डिंग में होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कंटेक्चुअलिज्म। फ्रैगमेंटेशन, बिल्डिंग को फ्रैगमेंटेड किया जाना चाहिए, उसका फॉर्म सिंपल नहीं होना चाहिए, कर्व शेप उसमें यूज किए जा सकते हैं। अगर हम पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंशियल आर्किटेक्ट्स के बारे में बात करें तो माइकल ग्रेव्स, फिलिप जॉनसन, चार्ल्स मूरे, ये सभी आपके पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट्स हैं। अगर हम स्टाइल्स की बात करें जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेटेड है तो वो है आपका डीकंस्ट्रक्टिविज्म। इसके साथ में और भी स्टाइल्स हैं और भी मूवमेंट्स हैं जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। इनका नाम है फ्रैंक गेरी और ये पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने काफी सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की और डीकंस्ट्रक्टिविज्म पर भी इन्होंने काफी सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की। गगनहाइम म्यूजियम पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, डीकंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। दिस इज डांसिंग हाउस जो कि आपका प्राग में लोकेटेड है। फ्रेड एंड जिंजर के नाम से इसको जाना जाता है। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की एक और आर्किटेक्ट जिन्होंने काफी सारे बिल्डिंग्स डिजाइन की, इनका नाम है जाहा हदीद। जाहा हदीद की एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग हैदर अलीफ सेंटर, ये पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का भी एग्जांपल है, नियो फ्यूचरिज्म का भी एग्जांपल है और पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर का भी एग्जांपल है। सम स्टाइल्स रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, एक्सप्रेशनिज्म आपका पोस्ट मॉडर्न से रिलेटेड है। TWA फ्लाइट सेंटर, राइट, दिस इज TWA फ्लाइट सेंटर। Oculus at the World Trade Center, this is Oculus at World Trade Centers designed by Santiago Calatrava. This is high-tech architecture, ये जो बिल्डिंग है इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाईटेक आर्किटेक्चर। हाईटेक आर्किटेक्चर में बिल्डिंग्स में बेसिकली सर्विसेज अंदर रखने के बजाय बिल्डिंग के एक्सटीरियर में शो की जाती हैं। द घेरकिन टावर जिसको 30 सेंट मैरी एक्स के नाम से भी जानते हैं और ये लंदन में बना है, इसके आर्किटेक्ट है नॉर्मन फॉस्टर। Now we will talk about some notable examples of postmodern architecture. This is Binoculars building, this is Bank of America Center, this is Portland building and the last is Thompson Center. So that's it for today's episode. I hope कि आप सबको आज का ये एपिसोड 3 बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में
हमने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर को कवर किया और आज का ये वीडियो एग्जाम में भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चंस इसी एपिसोड से आने वाले हैं तो लेट मी करेक्ट यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि आज के इस एपिसोड 3 में आपको हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझा पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी और आर्किटेक्चर स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट थे जिनको हमें आपको डिटेल में बताना चाहिए था, लेकिन YouTube पर उन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में घर पर बैठे हुए जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है, इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।